उस लाइव कार्यक्रम में अधिकारी जो बोल रहे हैं कि आप अब जाइए, वो तब बोलते हैं गाली गलौज करने के बाद जब मैं कहता हूं कि मैं अब लाइव कर रहा हूं, और जब उनको लगता है प्रोग्राम चल रहा है तब जाके वो नरम होते हैं। लेकिन उस बीच वो हमारी सुनने की बजाय, हमें जाने देने की बजाय डीएम, एसएसपी और हमें 9 घंटे तक कस्टडी में रखा है। 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे हमें छोड़ा है और थाने में हमें ऐसे बैठा रखा है जैसे हम कोई अपराधी हो, एक कमरे में बंद किया गया। क्या चाहते हैं जी? हम इस मामले में 3 मांगे हमारी क्लियर कर। पहली ये कि ये जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है मेरे ऊपर, उसको खत्म किया जाना चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड में पत्रकारिता करने की जो इस तरह की बंदिशें और वो हैं, इसको रोक लगाई जानी चाहिए और राह चलते नागरिक अधिकार जो हैं उनको मुकम्मल किया जाना चाहिए। कोई अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्चों के साथ जा रहा हो और उसको एकाएक आप रोक देते हैं, कोई मरने जीने में जा रहा हो, कोई किसी इमरजेंसी में जा रहा हो, और आप कहते हैं कि आपकी गाड़ी सीज कर ली जाती है प्रतिबंधित, और आप धमकी देते हैं, ड्राइवर को गाली देते हैं, हमें गाली देते हैं। जब तक मैं माइक लेके नहीं आया था, चूंकि मैं स्थानीय पत्रकार नहीं हूं, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं थे कि मैं पत्रकार हूं। और आप लोगों के अखबारों में जो छपा है वो भी इसी तरह छपा है जैसे मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, कोई राह चलता आदमी हूं। अब आगे क्या कर रहे हैं? आगे हमारा कोशिश ये है कि हम साथियों के साथ बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि भाई मुकदमे खत्म हो। पहली बात ये, जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी बात ये हो कि इन अधिकारियों के खिलाफ, जो पुलिस हैं या फिर एआरटीओ हैं, जिन्होंने ये गुंडागर्दी की, जिन्होंने ये गलत काम किया, जिन्होंने हमारे काम को रोका। आप सोचिए कि मैं 3 दिन पहले तमाम विधानसभाएं, 6 विधानसभाएं हमें कवर करनी थी। उसी दिन का जो रास्ता था वो सितारगंज था, खटीमा था, नानक मत्ता था। हमको रोक दिया गया, हमें अपने प्रोफेशनल काम से रोका गया, और वह भी तब जबकि चुनाव चल रहा है। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया इससे पहले कहाँ हाँ, वो मैं बोल सकता हूँ। भेजा है हाँ, इलेक्शन कमीशन को। नीचे आ जाइए और हाँ, नीचे को आइए, कलाडू चौराहे की ओर। यहीं पर मिठास है, प्लीज आइए। उससे कालूसरी मंदिर से ऊपर ही है। आ जाइए, नीचे आइए, चलते हुए दिख जाएगा। ठीक है, बस बस आ जाइए, अंदर आ जाइए। किसी से पूछेंगे, बता देंगे। आ जाइए। तो आप लोग भी बात कहें जी। हाँ, हाँ, जी। जी मुनीष भाई, देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि एक पत्रकार जो उत्तराखंड के अंदर आए हुए हैं और जो जनपक्षीय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनको बाकायदा बलपूर्वक गुंडागर्दी के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा और एआरटीओ द्वारा रोका गया और 9 घंटे तक अवैध हिरासत में उनको रखा गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड है उसको पत्र लिखा है। हमने डीआईजी को, डीजीपी को चिट्ठियां भेजी हैं और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से राह चलते टैक्सियां उत्तराखंड में एक्वायर की जा रही हैं, ये बेहद तानाशाहीपूर्ण रवैया है। यदि चुनाव आयोग को गाड़ियां चाहिए तो मालिकों से बात करें, उसके माध्यम से गाड़ियां अपने लिए मंगाएं। जो राह चलते हुए लोग हैं उनकी गाड़ियां इस तरीके से छीनी जा रही हैं, ये बेहद ही तानाशाहीपूर्ण रवैया है। अभी जब हम लोग रामनगर से आ रहे थे, हमारी गाड़ी फिर टैक्सी रोक ली गई रामनगर के आरटीओ द्वारा और कहा कि आपको इलेक्शन ड्यूटी में जाना है। तब हम लोगों ने कहा कि ये गाड़ी हम लोगों ने 3 दिन के लिए हायर की हुई, आप हमें नहीं रोक सकते, हमारी गाड़ी को आप नहीं ले सकते हैं। तो बोले आप कहाँ से? हमने कहा मीडिया से हैं। जब अजय भाई ने उनको मीडिया कार्ड दिखाया तब उन्होंने हमारी गाड़ी को अभी आने दिया। तो जिस तरीके से आरटीओ विभाग उत्तराखंड के अंदर काम कर रहा है, निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ड्राइवर हैं यहाँ के, जो टैक्सी चालक हैं, उनका भी उत्पीड़न इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं, इस मांग को उठाना चाहते हैं कि केवल पत्रकारों का सवाल नहीं है, ये एक आम आदमी के देश के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, उसको भी बाधित किया जा रहा है। और ऐसे अधिकारी जो अपनी चुनाव ड्यूटी पर लगे हुए थे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, जब अजय प्रकाश को उठा करके जबरन पुलिस कस्टडी में ले गए तो ये महोदय 6 बजे तक बिना मोबाइल के 6 बजे तक पुलभट्टा थाने में बैठे रहे एआरटीओ। ये किस नियम के तहत एआरटीओ वहां पर बैठे रहे, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इनको और जो थाना अध्यक्ष हैं
वहाँ के पुलभट्टा थाने के, इन दोनों को सरकार तुरंत निलंबित करे, इनके खिलाफ जांच करे, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। ये बात की मांग हम यहाँ से रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं उत्तराखंड के लोगों से कि यदि आपकी गाड़ी को इस तरीके से रोका जाए तो उसकी खिलाफत होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। ये तानाशाहीपूर्ण तरीका जो चुनाव के वक्त में चलाया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जहां तक जाना होगा, प्रेस काउंसिल से लेकर के न्यायालय तक जाना होगा, तो हम वहां तक जाएंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं रविंद्र गढ़िया, आप भी हम चाहेंगे कि कुछ कहें। देखिए, ये तो हुआ इस मामले का एक पक्ष की घटना क्या हुई, लेकिन इस मामले को अगर कानूनी पक्ष देखा जाए तो हमें ये मालूम है कि एक कानूनी पक्ष है और एक संवैधानिक पक्ष है। संवैधानिक पक्ष का जहाँ तक सवाल है, चुनाव एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों को पूरी आज़ादी के साथ चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, सारी सूचना जानी चाहिए तमाम माध्यमों से। पत्रकारिता, मीडिया, डिजिटल मीडिया, रेडियो, ये सारे एक चुनाव को निष्पक्ष चुनाव और एक लोकतांत्रिक चुनाव बनाने के महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनावों में इलेक्शन कमीशन को भी इंश्योर करना चाहिए कि मीडिया पर किसी तरह का दबाव न डाला जाए, उन्हें परेशान न किया जाए, ताकि जो लोग ताकत में हैं वो अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक तरफा रिपोर्टिंग के लिए और जनता के सामने जो चॉइसेस हैं उनको लिमिट न कर सके गवर्नमेंट, और सारी सूचना सही गवर्नमेंट के पास जाए। ये तो इसका संवैधानिक पक्ष है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सरकारी मशीनरी एक लोकतांत्रिक और फेयर चुनाव होने के प्रोसेस में बाधा डाल रही है। ये संवैधानिक पक्ष है। नहीं, संवैधानिक पक्ष मैं कह रहा हूं कि आज संवैधानिक पक्ष है इसका। आज देखिए, जो इलेक्शन में आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार, समानता के अधिकार नहीं, सेक्शन जानना चाहते हैं। मुकदमा के बारे में मुकदमे में अभी आ रहा हूँ। हाँ, संवैधानिक अधिकार ये है कि आप किसी को बेवजह आप किसी को बंद नहीं कर सकते, मीडिया को रिपोर्ट करने से रोक नहीं सकते, जनता को आप पूरी सूचना पाने से रोक नहीं सकते। मीडिया पर हमला जनता के पूरी सूचना पाने के अधिकार पर और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव पर हमला है। तो एक तो सरकारी मशीनरी के एक अफसर के इस कदम को हम इस तौर पर देखते हैं, ये इसका संवैधानिक पक्ष है और व्यवस्था का प्रश्न है। दूसरा पक्ष ये है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उनका ये कहना है कि नहीं, इसका एक कानूनी पक्ष आपको बताते हैं। किसी भी अधिकारी को इस देश के अंदर अगर किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित करना हो तो उसके लिए किसी भी अधिकारी को क्या करना चाहिए? किसी भी अधिकारी को सबसे पहले जो उस संपत्ति का मालिक है उसे बाकायदा ये सूचना लिखित में देनी चाहिए, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं नोटिस, कि हमें आपके वाहन की, आपकी संपत्ति की जरूरत है, आप इसे हमें हैंडओवर कीजिए। जब वो नहीं हैंडओवर करता है तो उसके बाद जाकर के आप कोई कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। अब यहां इस मामले में आप देखेंगे कि क्या एआरटीओ ने किसी उस गाड़ी के मालिक को कोई नोटिस दिया कि हमें आपके गाड़ी की जरूरत है, जिस नोटिस के जवाब में मालिक ने गाड़ी देने से इनकार किया और इसलिए एआरटीओ को सड़क पर आकर के वो गाड़ी जब्त कर लेनी पड़ी? अगर ऐसा हुआ तो नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कोई वैधानिक एआरटीओ का कदम नहीं है, ये साफ गुंडागर्दी का मामला है, ये सरकारी गुंडागर्दी का मामला है। और अगर कोई आदमी जो कानून के तहत, अगर कोई अफसर भी है, सरकारी अधिकारी भी है, कानून के तहत जो प्रक्रिया बनाई गई है उससे इतर कोई काम करता है तो ऐसे अफसर और एक सड़क साफ गुंडे की में बीच कानून की नजर में कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो मेरा साफ कहना है कि कानून की नजर में जितना हम समझते हैं, एक सरकारी अधिकारी ने सड़क साफ गुंडे की तरह काम किया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे प्रक्रिया जो कि हमारे संवैधानिक ढांचे का आधार है उस पर आघात किया है। इसको सरकार को, समाज को सीरियसली लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद रही बात, अगर आप इसका विरोध करेंगे, अगर आप किसी सरकारी अधिकारी से ये कहेंगे कि आपको कानून ने अधिकारी बनाया है, आप कानून ने आपको ताकत दी है, आप कानून के मुताबिक काम कीजिए,
अगर आज मैं किसी सरकारी अधिकारी से ये कहता हूं कि आप कानून के मुताबिक काम कीजिए, तो वो मेरे ऊपर ये आरोप लगा करके झूठा मुकदमा अगर दर्ज कराता तो हम ये मांग भी नहीं कर सकते। हम किसी से ये भी नहीं कह सकते कि सरकार कानून से चलती है और आप कानून का पालन कीजिए। ये कहना अपराध है। इस अपराध के एवज में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जो लोग, अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मैं कहूंगा इस घटना को हम ऐसे व्याख्यायित कर सकते हैं कि एक सरकारी अफसर जो कानून को ताक पर रखकर सड़क छाप गुंडे की तरह पर सड़क पर व्यवहार कर रहा था, उस सरकारी अफसर और एक थाने वाले ने मिलकर एक अपना ईमानदारी से काम कर रहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी कर रहे पत्रकार पर यह आरोप लगाया है कि तुम अपराधी हो। सवाल अब यह है कि ऐसे गुंडागर्दी करने वाले अफसर अपराधी हैं या एक पत्रकार अपराधी है। हम ये सवाल यहां पर उठाना चाहते हैं। और अगर ये अपराधी हैं तो उस प्रक्रिया का हम सामना करेंगे। लेकिन हमारा यह कहना है कि ये अफसर दरअसल अपराधी है, इसने झूठा मुकदमा कायम किया है। हिंदुस्तान में कोई कानून किसी थाने, किसी बड़े से बड़े अफसर को अधिकार नहीं देता है कि वो किसी के ऊपर बिना एफआईआर दर्ज किए उसे थाने में बिठाए रख सके। आप देखेंगे ये एफआईआर रात के 8 बजे दर्ज होती है, घटना दिन के 1 बजे दर्ज होती है। आपने 7 घंटे तक एक वेबसाइट के संपादक को कौन से कानूनी अधिकार के तहत थाने में बिठा करके रखा और वहां से नहीं जाने दिया और उसका मोबाइल छीन लिया। तो इस सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ, और ये सी सरकारी गुंडागर्दी जब समाज के एक प्रतिष्ठित पत्रकार के साथ हो सकती है तो आम लोगों का यहां पर क्या हाल होगा। और इस सवाल को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और इस सवाल की गंभीरता को लोगों तक ले जाना चाहिए। जरूर। अभी जी, आप न्यूज कवरेज के लिए आए थे, क्या आपने किस तरीके से रोका? क्या आपने किसी पत्रकार संगठन से इसके लिए मदद करी, मांगी है? कुछ ऐसा कहीं शिकायत दर्ज करी है पत्रकार संगठनों में? बिल्कुल, आज ही हम लोगों ने दरअसल देखिए, परसों रात को तो उन्होंने 10 बजे छोड़ा, 7 घंटे 8 घंटे कमरे में बंद रखा। आप लोगों को कभी पुलभट्ठा थाना जाना चाहिए और जिस जगह वो सम्मान से बैठाते हैं जरा उसकी भी हालत देखनी चाहिए। तो आप कभी हो जा रही थी, समझ रहे हैं। तो अगले कल मैं इस हालत में नहीं था कि मैं और भी बहुत कुछ कर पाऊँ, मतलब मामूली तरीके से कहीं से मैं गया और रामनगर की तरफ बढ़ा। अब ये है कि हम लोगों ने आज एक बाकायदा बयान जारी किया है जो आप सबको भी दिया है। हमने प्रेस गिल्ड को दिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया है, एडिटर्स गिल्ड को दिया है, उसके अलावा उत्तराखंड जो चुनाव आयुक्त हैं उनको भेजा है। उसके अलावा हमने परिवहन सचिव और पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक को भी भेजा है। हमारी और कोशिशें हैं कि इस बात को व्यापक स्तर पर कहा जाए। परसों रात को जब मैं छूटा वहाँ से, तो जिन भी मित्रों और यहाँ के जानने वाले पत्रकारों ने फ़ोन किया, तब वही एक जरिया है। यहाँ राज्य में पत्रकार संगठन ऐसा अगर होगा तो आप सबके जरिए आप बता दें, आज ही हम भेज देंगे उन लोगों को भी रिलीज। और हम उन सबसे अपील करते हैं जो आप सबसे भी कह रहे हैं, हमें पत्रकारिता की रक्षा करनी है, क्योंकि फियर चुनाव भी होना जरूरी है कि पत्रकारिता होती रहे। फियर आप समझिए कि अगर भयमुक्त पत्रकारिता नहीं होगी, जिस तरीके से आप हमारे सहयोगी से पूछ सकते हैं कि लगभग गुंडे पीछे से पकड़ा थानाध्यक्ष ने और उठा के गाड़ी में फेंकवा दिया, यह स्थितियां हमने देखी हैं पत्रकारिता करते हुए दूसरे लोगों के साथ, लेकिन ये चीजें हम लोगों के साथ हुई। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, आप सब पत्रकार हैं, आपके ही इलाके में मैं रामनगर से बमुश्किल 15 किलोमीटर था, कोई पत्रकार मुझसे नहीं पूछने गया कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आप काहे बात के पत्रकार हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, नहीं जानना चाहा। एक बार गूगल करने की भी जहमत नहीं उठाई। हम तो डिजिटल पत्रकार हैं ना, तो भी जहमत नहीं लिखा। अगली सुबह छपा, अभद्रता की अधिकारी के साथ गुंडागर्दी थी, 3 युवकों ने फलाना किया। इससे भी आप सबको उबरना चाहिए। आज मैं हूँ, मैं संपादक हूँ, आप सब रिपोर्टर हैं, कल को आपके साथ होता है, दूसरे राज्यों में होता है, हम सब इसको झेलते हैं। इसको भी समझना चाहिए कि हमारी गति क्या कर दी अधिकारियों ने कि हमें पत्रकार मानने को तैयार नहीं। हमको कहते पता नहीं तुम कौन हो, मैंने अपना कार्ड दिखाया आरटीओ को तो वो सुनने को तैयार नहीं है, थानेदार ने तो हमारी सुनी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इन स्थितियों में अगर चुनाव होता है, आप सजिए लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, 14 फरवरी को पर्व का आयोजन है, उसको महाभंडारा कहिए, और उस देश में जब चल रहा है और हम लोगों की ये दुर्गति है। क्या गुनाह था खटीमा में, क्या पुष्कर सिंह धामी को यहाँ कवर करने जाना जनज्वार को अधिकार नहीं है? जनज्वार चूंकि आलोचनात्मक है इस सरकार को लेकर, तो क्या हमें पत्रकारिता नहीं करने दिया जाएगा?
जनज्वार की रिपोर्टिंग हमेशा सत्ता के क्रिटिकल रही। हमारा बहुत क्लियर कट स्टैंड है, हम जनता की मीडिया लिखते हैं। हम जनता की मीडिया सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा कहना है कि सरकारें 5 साल अपना काम कर चुकी होती है। चुनाव में पत्रकार का काम नेता के पीछे घूमने का नहीं होता है। हमारा काम जनता के बीच जाना है, पूछना है कि 5 साल में जो योजनाएं इन सरकारों ने करोड़ों रुपए के बैनर और पोस्टर से छपवाई हैं इस देश में, जो हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, उसकी असलियत क्या है, आपकी सड़कों की क्या हालत है। हम रोज जो खबरें छापते हैं आपके उत्तराखंड से छापते हैं, और ऐसा नहीं कि अनजान है ये अधिकारी, हम बाकायदा प्रतिदिन लगभग जनज्वार में वीडियोज आते हैं संबंधित। तो कहने का मतलब यह है कि इन स्थितियों में एक बेहतरीन पत्रकारिता कैसे की जा सकती है, हम सबको अपने संस्थानों से पूछना चाहिए। देखिए, रोटी सबको खाना है। हमारा लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि हम दलाल हो जाएं तभी चले। हमारे लिए जरूरी है कि एक बेहतर पत्रकारिता भी कायम की जाए, उसके उदाहरण बनाए जाएं। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, ARTO को दूर दूर तक मैं नहीं जानता हूं। मैं रुद्रपुर उतरा दिन के 10:30 बजे, चूंकि गाड़ियां नहीं थी तो गाड़ी करते करते मुझे 12:30 बज गया, और वो गाड़ी मिली जो पीले नंबर की गाड़ी होती है, व्यवसायिक गाड़ी, और उस वजह से उन्होंने, और इतना ही नहीं, वो किसी छाबड़ा को जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने, आपने देखा होगा वीडियो, वो कहते हैं कि छाबड़ा की गाड़ी है। तो हमने कहा कि भाई छाबड़ा से पूछ लो। वो एक चीज पकड़े हुए हैं, हमने एक लाइन बोली, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरी प्रक्रिया में आपने हमें आने नहीं दिया। आपने हमारा काम बंद करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया। एक पत्रकार जो व्यावसायिक है, प्रोफेशनल है, रातों दिन रिपोर्टिंग करते हैं, आप जनज्वार पर जाके देख सकते हैं, इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते हैं, और आपने हमारे काम को रोक दिया। मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से यह अपील करूंगा, पुष्कर सिंह धामी जो इस समय हैं, कि वो इन चीजों पर ध्यान रखें। सरकार चाहे जिसकी हो, मोदी जी कहते हैं बाकायदा पत्रकार को आलोचनात्मक होना चाहिए। तो क्या हम आलोचनात्मक नहीं हैं? क्या हमें पुष्कर सिंह धामी के विकास को देखने का हक नहीं है? क्या इसलिए जनज्वार को रोक दिया जाएगा? या ARTO का क्या मतलब था मुझे रोकने? थाने में क्यों फेंका गया मुझे? आखिर क्या वजह? 7-8 घंटे एक आदमी को, मैंने कहा मेरी पत्नी से मुझे बात करने दीजिए, ऐसे बात करता, चुपचाप बैठो अंदर। पेशाब करने जाना, मतलब यूरिनल के लिए भी जाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। ये स्थितियां थी सर। अभी आप किसी से मिले, ज्ञापन दिया किसी को? जी, ज्ञापन हमने भेजा है सब लोगों को, जिन लोगों को संबोधित किया है। देखिए, दूसरा ये है कि उत्तराखंड सरकार कहती है अतिथि देवो भव, और जो जयप्रकाश है ये दिल्ली से आते हैं, और जब उत्तराखंड पर आए तो अतिथि के साथ इस तरीके का सम्मान किया जा रहा है कि उनको बिना वजह है ना, उनको जो है बिना मतलब आपने कस्टडी में ले लिया और जेल में डाल दिया। उनके जो सहयोगी हैं अंकित, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया। उनका वो तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, चलो ये तो पत्रकारिता कर रहे थे, वो तो साथ में थे इनके। वो ड्राइवर, उसकी क्या गलती है? वो तो गरीब आदमी है, अपनी मजदूरी कर रहा है। और अभी हमारी टैक्सी वालों से बात हुई है, वो बोल रहे कि हमें रात को ना दिन में खाना मिलता है, जब हमारी गाड़ी एक्वायर कर लेते हैं, ना हमें रात को सोने के लिए कोई जगह मिलती है, और जिस जगह हमें बुलाया जाता है वहां से हमारा मीटर डाउन होता है, जो हमें 10 रुपए किलोमीटर देते हैं। ये शिकायत उनकी है, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं होता। आप डिजिटल जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, हमारे को क्या इसमें मान्यता मिल गई है अभी, या इसमें कोई प्रोसेस चल रही है? देखिए, प्रोसेस का ये है कि सरकार ने ये कह दिया, OTT के लिए जो कानून ले आई है, वहाँ हम सबकी वेबसाइटें रजिस्टर्ड है। पहले तो गूगल में है, उसके बाद सरकार के यहाँ भी हम काम करते हैं, ये रजिस्टर्ड हो गया। सरकार हमें मान्यता नहीं दे रही। सवाल हमारा यही है कि अगर हम इस स्पेस में काम करते हैं, आप PIB के जब नॉर्म्स देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि जो है आप काम कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो नियम कानून है। उन्होंने ये भी कहा है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए कहते हैं, मतलब टीवी जर्नलिज्म के लिए जैसे सेल्फ रेगुलेशन एक चीज होती है, वैसे वो अभी भी डिजिटल के लिए कह रहे हैं। इसलिए ये नहीं रोक सकते हम। लेकिन सवाल ये है कि हमारी जो आज़ादी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मुकाबले डिजिटल की आज़ादी ज़्यादा है, ये सब आप स्वीकार करते हैं। सोशल मीडिया की उस पर रखते हैं शायद इस श्रेणी में? नहीं, सोशल मीडिया की श्रेणी में ही हमें रखा है। वेबसाइट नहीं, हम न्यूज़ वेबसाइट ये कहते हैं बाकायदा, और इन्होंने अभी प्रोसेस नाम दिया है। हाँ, न्यूज़ वेबसाइट का आपने नाम दिया है। वैसे कायदे से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड नहीं, ये डिजिटल। देखिए, ऐसा है, मैं आपको इसे कानूनी पोजीशन बनाता हूँ कि मीडिया होता है ना। मतलब मैं साथ अलग नहीं, मैं आपको लीगल पोजीशन बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में मीडिया है। मीडिया माने जो लोगों तक खबर पहुंचाता है। उसके लिए आपका एक कानून कोई ऐसा नहीं है जो सारे मीडिया के
तरीकों को कोई एक कानून कवर करता है, न कवर करता है न डिफाइन करता है। हाँ, अनऑफिशियली लगातार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहती है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता क्या होती है ये भी कहीं किसी ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि घट रही घटनाओं को नोट करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना, यही पत्रकारिता होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि पत्रकारों के साथ अगर कोई गलत होता है या पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ गलत होता है या कोई परेशानी है तो उससे वो एड्रेस करे। वो भी कोई स्टैट्यूटरी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ना वो किसी को, ना स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन ना वो कोई किसी को सजा दे सकती है, ना वो सरकार को कोई आदेश कर सकती है। प्रेस काउंसिल ऑफ, अगर आप कहें डिजिटल मीडिया है या नहीं, प्रेस काउंसिल के कामकाज के दायरे में डिजिटल मीडिया में काम करने वाला पत्रकार भी आता है। अगर डिजिटल मीडिया में काम करने वाला पत्रकार की भी रिपोर्टिंग में कोई खामी होगी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उससे भी पूछ सकती है कि देखिए आप पत्रकार हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स एक्ट है। न्यूज़पेपर्स एक्ट पत्रकारिता के एक माध्यम को रेगुलेट करता है जो कि अखबार है। एक टीवी एंड केबल नेटवर्क एक्ट है, वो दूसरे हिस्से को रेगुलेट करता है जो कि डिजिटल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लेकिन पत्रकारिता को रेगुलेट करने वाला कोई कानून किसी सरकार को यह तक हक नहीं है कि वो पत्रकारों को यह बताए कि आप कैसे पत्रकारिता करेंगे और किस तरीके। इसलिए सरकार को इस पर कानून बनाने का हक तक नहीं माना गया, जिसका नतीजा यह है कि पत्रकारिता का स्तर क्या होगा, किन मापदंडों का पालन किया जाएगा, इसको लेकर के आज तक सरकार कोई कानून नहीं बना पाई है। और जिस दिन ये कोई कानून बन जाएगा उस दिन पत्रकारिता की हत्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हर तरह की पत्रकारिता है। आज की तारीख में मैं तो यहां तक कहूंगा, हमारे एक लॉ सेक्रेटरी थे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में, उन्होंने जब साइबर लॉ पे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई ये साइबर थेफ्ट क्या होता है, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम जो है इस देश में भैंस की चोरी के लिए अलग कानून और सोने की चोरी के लिए कोई अलग कानून नहीं है। इसलिए यहाँ चोरी है। इसलिए रिपोर्टिंग पत्रकारिता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कानून की नज़र में भी। और ये सवाल अगर हम उठाते हैं तो इसका मतलब हमारा जो पत्रकारिता का क्या कहिए जो व्यापक कंसेप्ट है या जो उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। पत्रकारिता का मूल काम है लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना और साफ तौर पर सूचनाएं पहुंचाना, ये एक काम है, वो किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसको रेगुलेट करने की बात हुई। आज सोशल मीडिया आ गया, इसको करने की रेगुलेट की बात। तौर तरीके बदल जाएंगे, लेकिन पत्रकारिता का जो बेसिक एलिमेंट है वो जहां भी आपको मौजूद होगा वो पत्रकारिता होगी। और सरकार उसे रेगुलेट कर भी नहीं सकती है, इसलिए उसे रेगुलेट करने के हमारे देश में कोई कानून नहीं है। हाँ, किसी को अगर आपको नीचा दिखाना हो तो आप उसे ये जरूर कह सकते हैं कि तुम टेलीविजन पे नहीं बोलते हो, तुम तो अखबार में लिखते हो, तुम छोटे हो, या तुम अखबार में नहीं लिखते हो, तुम टेलीविजन में बोलते हो इसलिए तुम छोटे हो, या तुम उस पर नहीं बोलते हो, तुम वेबसाइट पे लिखते हो इसलिए तुम छोटे हो। आज की तारीख में आप देखेंगे डिजिटल मीडिया की जितनी प्रतिष्ठित मैगजीन है, आपका आउटलुक से लेकर के इंडिया टुडे से लेकर के सबके वेब एडिशंस आ रहे हैं, सारे अखबारों के वेब एडिशंस आ रहे हैं। ये फासला, ये दूरी, ये फर्क अब मिटता चला जा रहा है ना। तो ऐसे में माध्यम को बहाना बना करके सरकार या किसी सरकारी अधिकारी को पत्रकारिता पर सवाल खड़ा करने और पत्रकारों को स्टेटस पर सवाल खड़ा करने का मौका नहीं देना चाहिए। जितने भी यहाँ पर हमारे पत्रकार दिख रहे हैं, साथी आए हैं, आज की बैठक के लिए सभी का आभार। और हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए और जिस तरीके से चुनाव आयोग के नेतृत्व में परिवहन विभाग यहाँ पर तानाशाही चला रहा है, उसके खिलाफ हम सबकी मुहिम जारी रहेगी। इसी के साथ आज की जो पत्रकार वार्ता है उसका हम लोग यहाँ पर समापन करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का एक बार पुनः धन्यवाद के साथ आज की इस बैठक हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।